अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी। इसमें ये पूछा जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। बच्चों हमें ये डिफरेंट मैट्रिसेस गिवन हैं। हमने इसमें से बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स कौन सा होगा, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा एंड नल मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो उससे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो पेज नंबर 50 के ऊपर ये डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद हो। जैसा कि आप देख सकते हैं A इज इक्वल टू 0 1 4। यहाँ पे देखें तो हॉरिजॉन्टल कहते हैं रोज को, सिर्फ एक ही रो मौजूद है जो हॉरिजॉन्टल हो, जैसे हम लेटते हैं उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। इसमें भी एक ही रो मौजूद है, इसमें भी एक ही रो मौजूद है, इसमें भी एक ही रो मौजूद है। यानी कि सिर्फ एक रो होनी चाहिए, कॉलम्स एक से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है। रोज बेशक यहाँ पर 3 है लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। इफ़ ऑल द एंट्रीज इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। इसमें देख सकते हैं कि सारी ज़ीरो हैं, इसमें भी 4 की 4 ज़ीरो हैं, इसमें भी 6 की 6 ज़ीरो हैं। अगर सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जो लास्ट डेफिनेशन यूज़ होगी क्वेश्चन नंबर 1 में वो होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर उसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स। A scalar matrix is called an identity or unit matrix if all of its main diagonal entries are 1। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगनल एंट्रीज सिर्फ 1 हो, बेटा इसको कहते हैं डायगनल एंट्रीज। देखें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारी की सारी एंट्रीज जो सी है डायगनल में वो क्या आ रही हैं, 1 आ रही हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर क्यों कहा जाता है, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स देखें, आपके पास है 5 7 8। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही रो मौजूद है तो इसका नाम होगा रो मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम बताएंगे इसका नाम है रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 0 है। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक ही एंट्री थी और वो 0 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री 0 हो उसको हम कहते हैं नल मैट्रिक्स। तो इसका नेम होगा नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स नंबर C है। आप देख सकते हैं कि इसके डायगोनल में 1 1 ही मौजूद है। तो जिसके डायगोनल में 1 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका नेम होगा यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर D में आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स में सारी एंट्रीज 0 हैं तो इसका नाम होगा नल मैट्रिक्स। फिर आप देख सकते हैं कि E वाले में सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है, रोज बेशक जितनी मर्जी हो, कॉलम एक होना चाहिए तो इसका नाम होगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट नंबर D में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसका नेम भी होगा कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, रो, कॉलम, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन मैट्रिसेस में हमें ये कहा जाता है कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होगा, कौन से वाला कॉलम मैट्रिक्स होगा, कौन से वाला स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और कौन से वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अभी तक बच्चों हम रो से और कॉलम को जान चुके हैं कि कॉलम और रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसके कहा जाता है।
जी डियर स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 50 के ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ की तादाद बराबर होती है नंबर ऑफ़ कॉलम की तादाद के, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम सेम हो। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स में एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, 3 रोज़ हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स और कॉलम भी 3 है। तो इनका ऑर्डर सेम है ना, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ भी सेम है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी सेम है। तो इस ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, रोज़ और कॉलम की तादाद सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से देखेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इफ़ नंबर ऑफ़ रोज़, अगर रोज़ की तादाद एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स और कॉलम की तादाद किसी भी मैट्रिक्स में बराबर ना हो, उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं, इसमें सिर्फ एक ही रो थी। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रोज़ कहते हैं और कॉलम 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। तो रोज़ एक थी लेकिन कॉलम 2 हैं, सेम नहीं ना है, तो फिर हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी देखें कॉलम तो एक है लेकिन रोज़ कितनी है, 2, सेम नहीं है। इसमें भी देखें रोज़ हैं 2 और कॉलम है 1 2 3, ये रोज़ हैं 2 और कॉलम है 3, तो ये भी सेम नहीं है। तो जिसमें कॉलम्स और रोज़ सेम ना हो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका नेम क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स। फिर पार्ट नंबर बी में आप देख सकते हैं कि इसमें 1 रो एंड 2 रोज़, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, 2 ही कॉलम हैं। रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, यानी कि रोज़ और कॉलम सेम हैं, दोनों बराबर हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज़ बराबर हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका नेम आपने लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करिएगा। फिर पार्ट नंबर सी में देखें तो ये आपके पास एक रो एंड 2 रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात की जाए तो 1 2 और 3, यानी कि रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, दोनों सेम नहीं है। तो अगर दोनों सेम ना हो तो उसका नाम होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका नेम मेंशन करिएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख लीजिएगा या रजिस्टर पे लिखिएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी पे देखें तो यहाँ पर एक रो है 2 रो है, कॉलम देखें तो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, रोज़ भी 2 हैं और कॉलम भी कितने हैं, 2 हैं, दोनों सेम हैं। तो इसका नेम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, जिसमें कॉलम और रोज़ सेम हो उसको स्क्वायर कहते हैं, जिसमें ना हो उसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर ई में देखें तो आपके पास एक कॉलम एंड 2 कॉलम, कॉलम्स 2 हैं लेकिन 1 2 3 रोज़ 3 हैं, तो इसमें भी कॉलम्स और रोज़ सेम नहीं है, तो इसका नेम भी होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर एफ में, देखें सिर्फ एक ही रो है, जहाँ सिर्फ एक ही रो या एक ही कॉलम नज़र आ जाए ना उसको फिर कॉलम या रो मैट्रिक्स कहते हैं। अभी सिर्फ एक ही रो है ना, तो अगर सिर्फ एक ही रो होगी तो इसका नेम होगा रो मैट्रिक्स। तो इसका नेम मेंशन करिएगा रो मैट्रिक्स। अब इसमें देखें तो 1 रो 2 रो 3 रोज, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कॉलम भी 3 हैं, 3 ही रोज़ हैं 3 ही कॉलम है, दोनों सेम हैं यानी कि ऑर्डर सेम है, तो उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका नेम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखें तो 1 रो 2 रो 3 रो, लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम, रोज़ 3 हैं कॉलम 2 हैं, दोनों सेम नहीं है, तो फिर कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका नेम होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इनमें से हमने ये बताने हैं कि डायगोनल कौन सा है, स्केलर कौन सा है और यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अभी तक बच्चों हम यूनिट मैट्रिक्स को जान चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के लिए आपको बुक पेज नंबर 51 पे आना पड़ेगा। सबसे पहले है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि उसमें रोज़ और कॉलम सेम होने चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज़ नॉन ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। इसका मतलब क्या है ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास एक मैट्रिक्स A इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स की पहली शर्त ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एंट्रीज है 1 0 0
एंड 0। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये समझना है कि मेन डायगोनल क्या होता है और नॉन डायगोनल क्या होता है, जो वर्ड्स डेफिनेशन में यूज हुई हैं। बच्चों मेन डायगोनल कहते हैं इन वालों को, और सेकेंडरी डायगोनल यानी कि नॉन डायगोनल कहते हैं इन वालों को। ठीक है, जो इस तरह पड़े होंगे वो मेन डायगोनल में है और जो इस तरह होंगे वो नॉन डायगोनल में है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये कहती है कि कम से कम एक एंट्री मेन डायगोनल की, मेन डायगोनल यानी कि ये वाला, इसकी कम से कम एक एंट्री 0 नहीं होनी चाहिए। देखें ना, हमने सिर्फ एक एंट्री 0 नहीं रखी, बाकी बेशक 0 हों, तो फिर इस मैट्रिक्स को हम नाम देंगे डायगोनल मैट्रिक्स का, जिसकी कम से कम एक एंट्री जो सी ना वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसा कि 1 को हमने रखा यानी कि 0 नहीं रखा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A, उसके अंदर एंट्रीज है 1 0 0 और 3। अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी नॉन डायगोनल तो 0 है, लेकिन जो मेन डायगोनल है उसमें कम से कम उसने कहा था ना कि एक नॉन 0 नहीं होनी चाहिए, तो जरूरी नहीं है एक रखें, कम से कम एक का मतलब होता है एक जो सी है वो नॉन 0 होनी चाहिए, यानी कि 0 नहीं होनी चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसमें हमने दोनों की दोनों एंट्री जो सी है वो 0 नहीं रखी, क्योंकि कंडीशन ये थी कि कम से कम एक आपने नहीं रखनी, एक से ज़्यादा रख सकते हैं नॉन 0। तो आपने ये समझा कि इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिसेस। डेफिनेशन पर दोबारा आते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन 0। कम से कम एक एंट्री नॉन 0 होनी चाहिए। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि बेशक तीनों की तीनों नॉन 0 हों, लेकिन कम से कम एक नॉन 0 होनी चाहिए। मतलब ये भी 0 हो जाता, ये भी 0 हो जाता, फिर भी ये डायगोनल ही है, क्योंकि ये 0 तो नहीं ना है। इसलिए ऑफ इट्स मेन डायगोनल इज नॉन 0 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। लेकिन बाकी जोन से हैं, इसके अलावा बाकी सारे के सारे जोन से हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0 ही होने चाहिए। जैसा कि देखें ये दो भी क्या 0 हैं, लेकिन ये दो में से कम एक नॉन 0 होना चाहिए। अगर यहाँ भी 0 हो जाता फिर भी ये डायगोनल है, अगर नहीं भी 0 है तो फिर भी ये डायगोनल है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़नी थी स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन 0। अब मेन डायगोनल की उसने बात की है और आप फेमिलियर हैं कि मेन डायगोनल इन वालों को कहते हैं इनकी जो सी एंट्रीज है वो एक जैसी ही होनी चाहिए। ठीक है, आपने याद रखना है सेम तो हो लेकिन 1 1 1 ना हो, क्योंकि 1 1 हो गया तो फिर ये स्केलर नहीं रहेगा, फिर ये आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी में 1 1 होते हैं, दोनों एंट्रीज 1 1 है। जब डायगोनल्स की दोनों एंट्रीज सेम हो और 1 1 ही सिर्फ हो तो उसका नेम होता था यूनिट मैट्रिक्स। तो इसका नेम होगा यूनिट मैट्रिक्स, मेंशन कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें अगर मेन डायगोनल में आप देखें तो दोनों की दोनों एंट्रीज सेम नज़र आ रही हैं और 1 के अलावा भी हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर दोनों की दोनों एंट्री सेम हो लेकिन 1 के अलावा हो तो उसको हम कहते थे स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका नेम होगा स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल भी है, लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं तब जब दोनों एंट्री सेम हो। दोनों एंट्री सेम है इसलिए इसका नाम स्केलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सी वाले में, तो सी वाले में अगर मेन डायगोनल की बात की जाए तो कम से कम एक एंट्री जो सी वो नॉन 0 है, यानी कि 0 के अलावा है, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका नेम मेंशन कर दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर डी की बात की जाए तो पार्ट नंबर डी में अगर मेन डायगोनल की बात की जाए तो यहाँ पर देखें सेम भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है, तो फिर इसका क्या नेम होगा, इसका नेम होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ई वाली पार्ट की बात की जाए तो इनमें दोनों एंट्रीज डायगोनल की सेम नज़र आ रही हैं और 1 की अलावा हैं, तो इसका नेम होगा स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। बुक पेज नंबर 51 पे ट्रांसपोज की डेफिनेशन गिवन है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन में कहा जाता है अ मैट्रिक्स obtained फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मतलब ये है कि अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया हो, जैसा कि ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बेटा इसकी जितनी भी रोज़ होंगी, जैसा कि ये पहली रो है तो उसको कॉलम में लिख दें,
जैसे कि 1 2 4 था, इसको कॉलम में लिख लें 1 2 4। दूसरी रो थी 8 0 5, इसको भी कॉलम में लिख लें 8 0 5। तो जितनी भी रोज़ हैं उनको अगर कॉलम बना दिया जाए, यानी कि इंटरचेंज कर दिया जाए रोज़ को कॉलम्स में, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं दिए गए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज़ एंड कॉलम्स, के रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो हम कहते हैं ये उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया है। तो देखें, ये एक रो थी, इसको कॉलम बना दिया, ये भी रो थी, इसको भी कॉलम बना दिया। तो जितनी भी रोज़ होंगे उसको कॉलम बना देना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसपोज। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल हमें ये एक मैट्रिक्स इस तरह से दिया होता तो जो कॉलम था उसको रो बना देना है, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर देना है और रोज़ को कॉलम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड करना है ट्रांसपोज। जैसे कि बच्चों ये पहला मैट्रिक्स दिया था, इसका ट्रांसपोज डालने के लिए हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे और इसके ऊपर छोटा सा टी लिखाएंगे। टी का मतलब है ट्रांसपोज। फिर हम ये जो सा मैट्रिक्स है उसको वैसे ही रहने देंगे 2 3 4 5 और उसके ऊपर भी छोटा सा डाल देंगे टी, यानी कि ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को अप्लाई करना है, तो अप्लाई किस तरह से होगा, ये पहली रो थी, इसको कॉलम बना देना है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। फिर ये दूसरी रो है, इसको भी कॉलम बना देना है, 4 यहाँ आ जाएगा और 5 यहाँ आ जाएगा और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, तो ये ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसका नेम है बी, तो बी के ऊपर डालेंगे ट्रांसपोज और जो मैट्रिक्स है उसको वैसे ही लिखेंगे 3 7 6 और उसके ऊपर भी डाल देंगे ट्रांसपोज। नेक्स्ट टाइम में बी का ट्रांसपोज वैसे ही लिखा जाएगा, ये एक कॉलम दिया हुआ था, इसको रो बना देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 7 एंड 6 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है सी, तो सी के ऊपर भी छोटा सा टी डालेंगे, यानी कि ट्रांसपोज। पहले तो ये मैट्रिक्स वैसे ही लिखा जाएगा 5 -2 4 और ऊपर आ जाएगा टी, यानी कि ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को अप्लाई करेंगे, तो ये एक रो दी हुई थी, इसको कॉलम बना देंगे 5 -2 एंड 4 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, तो ये सी का आ जाएगा ट्रांसपोज। नेक्स्ट आपको पार्ट नंबर डी में डी की शक्ल में दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, इसमें भी सबसे पहले डी लिखेंगे, ऊपर डालेंगे ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देन ये मैट्रिक्स वैसे ही लिखा जाएगा 2 5 3 6 4 7 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो देख सकते हैं आप, ये एक आपके पास कॉलम था, ये कन्वर्ट हो जाएगा रो में 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट आ जाएगा 4। ये भी एक कॉलम है 5 6 7, तो ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा 5 6 एंड देन 7 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और ये हमारे पास होगा डी का ट्रांसपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये दिए गए मैट्रिसेस का हमने फाइंड करना है नेगेटिव। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव मैट्रिक्स किसको कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स की डेफिनेशन बुक पेज नंबर 52 पे आपको नज़र आ रही होगी। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए, अगर एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, उसका नेगेटिव इज ऑब्टेन्ड हासिल किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स, कि हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस मैट्रिक्स को लिखा जाएगा -a से। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है 3 -6, अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -a के साथ भी आ जाएगा और माइनस अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 था, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये -6 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं आप। जैसे कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a = -3 0 5 6, हमने इस मैट्रिक्स का निकालना है नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ a। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का नाम a है तो इसका लिखेंगे नेगेटिव ऑफ a। नेगेटिव के लिए नेगेटिव साइन a के साथ भी लग जाएगा और नेगेटिव साइन मैट्रिक्स के बाहर भी यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस नेगेटिव साइन को अंदर ले जाना है। जैसे ही बच्चों ये नेगेटिव साइन अंदर लेके जाएंगे तो हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। 3 के साथ माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 तो न्यूट्रल होता है वो तो 0 ही रहेगा, 5 के साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और 6 के साथ पॉजिटिव साइन है तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा और देन हमने ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है। इसी तरह से पार्ट नंबर बी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ बी, नेगेटिव ऑफ
बी। तो नेगेटिव ऑफ बी के लिए यहाँ पे बी के साथ भी नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा और मैट्रिक्स के बाहर भी हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इस नेगेटिव साइन को अंदर अप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई करेंगे 3 के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 के साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 के साथ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ बी। पार्ट नंबर सी की बात की जाए तो यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव ऑफ सी, नेगेटिव ऑफ सी। तो सी के साथ नेगेटिव साइन यूज हो जाएगा, इज इक्वल टू नेगेटिव -9 1 1 -7। नेक्स्ट देखें तो माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे। जैसे ही माइनस अंदर अप्लाई करेंगे 9 के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, 1 के साथ नेगेटिव हो जाएगा, इसके साथ माइनस है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब जहाँ पे कोई भी साइन ना हो वहाँ पॉजिटिव ही होता है और ये आ जाएगा -c के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ए और हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है ए का पहले ट्रांसपोज लेना है, उसका जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है और प्रूफ करना है कि दोबारा ट्रांसपोज लेने से आंसर में ए मैट्रिक्स यानी कि ये वाला मैट्रिक्स ही आता है। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और प्रूफ करेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ से सबसे पहले कंसिडर करेंगे ए और उसका लेंगे ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ए मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 2 3 4 5। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। जैसे ट्रांसपोज लेते हैं कॉलम्स रो में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये 2 4 कॉलम है ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 3 5 कॉलम है ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कॉलम्स को रो में करें या रोज़ को कॉलम में करें एक जैसा ही आंसर आएगा। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगेन जब ट्रांसपोज लेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगेन जो सा कॉलम है वो रो में चले जाएगा, 2 3 अगेन लिखा जाएगा रो में और 4 5 ये भी कॉलम में है ये भी रो में लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद आ गया है 2 3 4 5 और ए मैट्रिक्स में भी 2 3 4 5 इसी अरेंजमेंट से नंबर लिखे थे, तो इसको हम नेम दे देंगे इक्वल आ गया है ए के और ये हमने प्रूफ करना था। पार्ट नंबर सेकंड में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास बी है, कंसिडर बी इज़ इक्वल टू 7 6 5 8। इसका ट्रांसपोज लेंगे, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज 7 5 कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 8 कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगेन इसका ट्रांसपोज लेंगे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 7 6 कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 8 कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कन्वर्ट करने के बाद 7 6 5 8 आंसर आया है और 7 6 5 8 बी मैट्रिक्स था इसी अरेंजमेंट से, तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा बी के और ये हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है शो डैट एल मैट्रिक्स इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके लिए हमें सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ लेना है। आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं वो मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और प्रूफ करेंगे कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेके यही मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। एल का लेंगे ट्रांसपोज 2 3 4 3 -2 5 4 5 0। ये सारी
एंट्रीज एच रहेगी, उसके ऊपर आपने ट्रांसपोज अप्लाई कर लेना है। अब ट्रांसपोज लिखने के बाद ट्रांसपोज को अप्लाई करना है। 2 3 4 कॉलम में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा रो में। 3 - 2 5 कॉलम में है, ये कन्वर्ट हो जाएगा रो में। 4 5 0 कॉलम में है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा रोज़ में। आप देख सकते हैं कि जैसे ट्रांसपोज अप्लाई किया 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4, 3 - 2 5, 3 - 2 5, 4 5 0 4 5 0 कि ये दोबारा से वही एल मैट्रिक्स बन गया है। तो एंड पे बता देंगे हैंस एल इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स।